यूज किया था और मैंने तुम हाँ, तो बेटा बाद में आपके पास टाइम नहीं होगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। आप अगर ये सोचे कि चलो मैं अब करके मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा, आप खुद सोचिए जनवरी आ जाएगा, जनवरी में आपके पास एक तरह से 5 सब्जेक्ट होंगे पढ़ने के लिए, 5 तो मान के चलिए। लेकिन क्या होगा अगर आप साथ-साथ में पढ़ेंगे, मान लो आप केमिस्ट्री का साथ-साथ में पढ़ लेते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपका एक सब्जेक्ट कम होगा। फिर आपको केमिस्ट्री का थोड़ा-थोड़ा रोज सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा देना पड़ेगा। और फिर आप ऐसे ही 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है मैथ। ये मतलब मैथ के अंदर भी ये होता है कि साथ-साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अ, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स तो मैंने कल आपको बता दिया था कि चाहे स्टार्च हो, सेलुलोज हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, तीनों की हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज मिलता है। अगर आप सीबीएसई में सिर्फ ग्लूकोज लिख देते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मान लो आप कॉलेज में जाते हैं, वहां पे ये टॉपिक आता है तो ग्लूकोज लिखने से नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा ये अल्फा ग्लूकोज मिल रहा है या बीटा ग्लूकोज मिल रहा है। तो स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं, चेन होती है। ऐसे ही ग्लाइकोजन में भी होता है, उसमें जो ब्रांचिंग होती है थोड़ी ज्यादा होती है, उसके वो नहीं, आप ध्यान रखिए। स्टार्च और इसमें अगर आप अल्फा ग्लूकोज नहीं लिखते, आप जस्ट ग्लूकोज लिख देते हैं तब भी चलेगा सीबीएसई में, आगे नहीं चलेगा। सेलुलोज जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करने का बीटा ग्लूकोज मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं। तो मैंने ये बोला था बॉडी में बीटा ग्लूकोज के बीच का जो बॉन्ड है, बीच का बॉन्ड, मैं ये नहीं कह रही ग्लूकोज को खत्म करना है। ग्लूकोज तो आपका जब आप खाना खाते हैं, जब आपकी रेस्पिरेशन होती है पूरी, जब ग्लूकोज बनता है तो बाद में रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। हम लास्ट के स्टेप की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब ये जो सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज आपस में जब जुड़े हुए हैं तो बीटा ग्लूकोज के बीच में जो लिंकेज आती है। और अभी मैं बताऊंगी जो कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोसेक्राइड, मतलब मान लो एक मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज और एक है गैलेक्टोज, इनके बीच में जो लिंकेज आती है, जिस बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोमर्स के बीच में कौन सी लिंकेज होती है, तो उसका आंसर आएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको मैं बाद में जब हम आगे करेंगे तो वहां पे भी मैं लिख दूंगी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक और तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूसिंग इन नेचर है या नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। ठीक है, दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है, ये एनसीईआरटी में शुरू में ही मेंशन है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसके एग्जांपल आ सकते हैं। अब मेन बात है कोई चीज रिड्यूसिंग क्यों होती है? रिडक्शन का मतलब है उस चीज की रिडक्शन होगी। तो एक चीज आपने अगर ध्यान दी हो, कई बच्चों ने ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर दी हो, तो ये याद रखना है जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये सॉरी ये एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप की अगर आप रिडक्शन करें, रिडक्शन को एच से भी लिखा जाता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। और एल्डिहाइड ग्रुप की अगर आप रिडक्शन करें तो 1 डिग्री अल्कोहल बनती है। तो बस अभी ये कंसेप्ट ध्यान रखिए। और अगर मैं उल्टा करूं, मतलब अगर मैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूं तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की, 1 डिग्री का मतलब है CH2OH, मतलब ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल कि ये जो कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक ही साइड कार्बन की चेन है, बल्कि इसमें 2 हाइड्रोजन है। और अगर ये ऐसे होता कि दो तरफ कार्बन की चेन होती, ये हम आगे करेंगे, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड मिलता है। और ऑक्सीडेशन को अगर यहां ना रोका जाए तो एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होके एसिड मिल जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। रिड्यूसिंग ग्रुप, और इसका अगर आप कहें कि अच्छा 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा, मान लो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा। और कीटोन की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूट के 2 एसिड बनेंगे, लेकिन ये आसानी से नहीं टूटता। ये हम आगे जब एल्डिहाइड और कीटोन डिस्कस करेंगे ना तो आपको तब समझ में आएगा। पर अभी इतना ध्यान रखिए
कि ऑक्सी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या कहती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। तो मतलब जिसमें भी ये जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है ये होता है रिड्यूसिंग इन नेचर। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर। तो मतलब जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, अब आप कहेंगे कि ये तो सारे ही कार्बोहाइड्रेट में ग्रुप प्रेजेंट होता है तो सारे ही रिड्यूसिंग होंगे, तो अभी आपको कुछ समझ आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जिसमें भी फ्री होगा, अब मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूं फ्री होगा। फ्री का मतलब है किसी बॉन्ड के साथ ये जो ग्रुप है दूसरे के साथ नहीं जुड़ा होगा, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं उसको। तो लेकिन जहां पे फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होगा वो रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो टेस्ट है, एक मिनट, एल्डिहाइड और कीटोन का जो टेस्ट है अगर आप देखें, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। मैंने कल बोला था दोनों ही को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो हाँ कार्बोनिल, कार्बोक्सिल नहीं, एक्स नहीं है वो एन है, एक्स वाला जो होता है वो COH होता है। अब अगर जो मैंने आपको वो जो प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट बताए थे जिसमें फंक्शनल ग्रुप बताया था उसमें एक है कि जो आपका ये जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, ये जितने भी होते हैं ये रिडक्शन होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन या टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देंगे। इसके अलावा और भी टेस्ट आते हैं, तो ये तो बुक में मेंशन था तो मैंने इसलिए बता दिया। वैसे ये जो टेस्ट है सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब एल्डिहाइड और कीटोन करेंगे, पर इन्होंने इन दोनों का जिक्र किया है तो आप यही दोनों लिख दीजिएगा। और भी टेस्ट देते हैं रिडक्शन के, तो जिसमें ये पता लग जाए इसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है। तो जो इनको रिड्यूस कर सके वो होगी रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, मान लो कभी पेपर में एग्जाम्पल दे दें और आपको बोला जाए इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, तो याद रखिए मैंने क्या कहा है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होना चाहिए। और फ्री ग्रुप होता है सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स में, कितने भी मोनोसेक्राइड्स हो, चाहे ग्लूकोस हो, फ्रक्टोस हो, गलेक्टोस हो, रेमनोस हो, ये सारे जितने भी मोनोसेक्राइड है सबका जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है वो फ्री होता है, क्योंकि मोनोसेक्राइड में एक ही जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, दो कार्बोहाइड्रेट आपस में नहीं जुड़े होते हैं। या फिर अगर डाइसेक्राइड की बात करें उसमें लैक्टोस और माल्टोस जो होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अब आप कहेंगे रिड्यूसिंग नेचर का क्यों होता है, वो मैं अभी आपको या तो बाद में बताऊंगी। वैसे क्या होता है, लैक्टोस में आपको ध्यान होगा ग्लूकोस जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है, मेरे ख्याल से ग्लूकोज के साथ ही जुड़ा होता है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो या हाँ नहीं, फ्रक्टोज के साथ तो सुक्रोज होता है, ये देखिए ग्लूकोज जो है हाँ गलेक्टोज के साथ जुड़ा होता है। लैक्टोज में जो है आपका ग्लूकोज जो है वो गलेक्टोज के साथ जुड़ा होता है। तो क्या होता है जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो मीन जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, ये गलेक्टोज के साथ जुड़ा है तो इसका भी CHO ग्रुप होता है, इसका भी CHO ग्रुप होता है। तो क्या होता है, इसका CHO ग्रुप तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, बॉन्ड बनाया होता है। लेकिन ये जो गलेक्टोज होता है ना, इसका CHO ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है, मतलब उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता। तो इसका मतलब इसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो क्या है, फ्री है। दो एल्डिहाइड ग्रुप थे लेकिन एक तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो वो फ्री नहीं है। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक वो फ्री नहीं होगा, जब तक ये मोनोसेक्राइड नहीं। पर इसका तो फ्री है ना गलेक्टोज का, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप जो है कम से कम एक फ्री होना चाहिए, ये ना हो कि सारे एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो। तो जब तक वो बॉन्ड में जुड़े हुए हैं तब तक ऐसा जो है वो रिड्यूसिंग नहीं होंगे। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फैलिंग या टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते वो कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग। एग्जाम्पल होता है सुक्रोस। सुक्रोस में एक ग्लूकोस होता है, ग्लूकोस ये जुड़ा होता है फ्रक्टोज के साथ। तो फ्रक्टोज का जो CO ग्रुप होता है और इसका जो CHO ग्रुप होता है वो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये बॉन्ड बनाने में जो है लगे हुए होते हैं। तो इस वजह से इनका ये जो दोनों ग्रुप होता है इनका बॉन्ड जो है वो आएगा नहीं, पर मैं एंड में बता दूंगी आपको कि कैसा बॉन्ड होता है।
जो है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भाई सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये इसलिए बिकॉज इन दिस एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो दोनों ही इन्वॉल्व है। नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये स्ट्रक्चर जब करेंगे, वैसे तो स्ट्रक्चर इस बार कोर्स में नहीं है सुक्रोज का, लेकिन वैसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता देंगे। तो एग्जांपल ध्यान रखिएगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का। नेक्स्ट जो है ये, हाँ जी क्या बोल रहे हो? के अलावा कोई और क्या सुक्रोज के अलावा कोई और एग्जांपल? ये तुम ढूंढो अभी, ठीक है? हाँ मैम बोलो। मैम कल आपने मैम कार्बोहाइड्रेट का मैम रेमनोस का एग्जांपल दिया था ना? हाँ वो जो रेमनोस का दिया था उसको ढूंढो कि वो रेमनोस तो देखो रेमनोस मोनोसेक्राइड है और जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं। मैम उसका मैम फॉर्मूला मैम सेटिस्फाइड नहीं करता मैम, फिर भी उसको मैम कार्बोहाइड्रेट में क्यों लेते हैं? तो मैंने ये कल ही एक्सप्लेन किया था शुरू में, फॉर्मूला तो है ही नहीं, वो तो पुरानी डेफिनेशन थी, वो तो रिजेक्ट कर दी गई। वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया था ना कि ये प्रीवियस डेफिनेशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें फॉर्मूला थोड़ा ठीक कर लेना एनसीईआरटी से देखकर, पर वो फिट नहीं बैठता, इसलिए वो पुरानी डेफिनेशन थी। पुरानी डेफिनेशन कहती थी कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। उस हिसाब से तो कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे थे जिनका फॉर्मूला फिट नहीं बनता था, पर वो कार्बोहाइड्रेट थे। फिर नई डेफिनेशन क्या आई? नई डेफिनेशन में वो बिल्कुल फिट होता है। हाँ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। वो जो पुरानी डेफिनेशन है वो मिसनॉमर है, वो खराब, उसको रिजेक्ट कर दिया गया बाद में, ठीक है ना? तो वो शुरू में ही बता दिया था कि रेमनॉस, वो तो मैंने एग्जांपल बताया कि भाई क्यों रिजेक्ट किया गया। अब नया डेफिनेशन है, आपने नई डेफिनेशन के हिसाब से उसको डिफाइन करना है, पुरानी डेफिनेशन किसी काम की नहीं है, पर वो है हिस्ट्री बतानी जरूरी होती है। अब आते हैं मोनोसेक्राइड, क्योंकि अब हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात करेंगे। हमारे कोर्स में ग्लूकोस और फ्रक्टोस है। मोनोसेक्राइड दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, जैसे कि उनको बोलेंगे एल्डोस, जर्नल नेम है ये सारे। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि मान लो कभी एग्जाम में आ जाए एक एल्डोस का एग्जांपल दो, फिर आप सोचते रह जाइएगा कि भाई एल्डोस होता क्या है। भाई एल्डोस वो होता है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और कीटोस या मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप कहें कि आगे क्यों नहीं बात करें पॉलीसेक्राइड की, उसमें भी एल्डोस कीटोस होता है। देखिए पॉलीसेक्राइड जो है या मोनो जो ओलिगोसेक्राइड है, जैसे उसमें दो मोनोसेक्राइड जुड़े हो सकते हैं। अब दोनों मोनोसेक्राइड, एक जैसे आप बात करें उसकी सुक्रोज की, सुक्रोज में ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोस होता है। फ्रक्टोस में कीटो ग्रुप होता है और दूसरे वाले में वो होता है। तो पॉलीसेक्राइड किससे बनते हैं? मोनो से, तो इसीलिए मोनो की बात कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड जो है अगर उनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो एल्डोस कहलाते हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड, जर्नल नेम है ये। और जिनमें कीटोन ग्रुप होगा वो कीटोस कहलाते हैं। एल्डोस का एग्जाम्पल है ग्लूकोस और कीटोस का एग्जाम्पल है फ्रक्टोस। ये जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखे हैं ना उतने करिए, बाकी आपने जानने हैं तो आप उसको और डिटेल में जान सकते हैं, पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही आएंगे। तो ऐसे तो बहुत लाखों आपको मिल जाएंगे, मोनोसेक्राइड 20 के अराउंड है वैसे, कल बताया था। तो ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोस कहलाएंगे और जिनमें कीटोन ग्रुप होगा वो कीटोस कहलाएंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और टेबल दिया हुआ है। इन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें 3 कार्बन है, टोटल 3 कार्बन है, तो इसका जर्नल नेम होगा ट्रायोस। अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोस। ये जर्नल वहां टेबल दिया हुआ है, तो ये टेबल के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मान लो मैं कह देती हूँ एक हेक्सोस का एग्जांपल दो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा हेक्सोस क्या होता है। हेक्सोस का मतलब है भाई जिसमें 6 कार्बन हो। हेक्सोस में दोनों आते हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी, बस 6 कार्बन होने चाहिए। उसके बाद 7 कार्बन होंगे तो हेप्टोस बोलेंगे। लेकिन अगर और स्पेसिफिक कर दें उसे कि मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 कार्बन हो और एल्डिहाइड ग्रुप हो तो एल्डोट्रायोस। नहीं तो 4 कार्बन है तो एल्डोटेट्रोस। 5 कार्बन है एल्डोपेंटोस, इसका मतलब 5 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। 5 कार्बन में से एक कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस का एग्जांपल हो सकता है, कोई बता सकता है?
मैम C6H12O6 हाँ, तो ये क्या है? ग्लूकोज। C6H। अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से ये गलत होगा आंसर। क्यों? यस मैम, क्योंकि ग्लूकोज। फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। यस मैम, सेम होता है। हाँ, तो इसलिए इसका खास आप एग्जांपल लिखेंगे ग्लूकोज। और जिसके पास 7 कार्बन होंगे उसका नाम होगा एल्डोहेक्सोस। जिसके पास 3 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, 5 है तो कीटो पेंटोस, और कीटो हेक्सोस का एग्जांपल है फ्रक्टोस। तो इन दोनों के एग्जांपल बता दिए मैंने। मान लो पेपर में आ जाता है किस तरह का ये एल्डी वो है कार्बोहाइड्रेट, तो एल्डोहेक्सोस, क्योंकि पेपर में इस तरह से पूछे है ना आपसे। बाकी ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग नेचर का होता है। बाकी ये मोनोसेक्राइड है। मान लो तीनों आपको समझ नहीं आ रहा कैसे क्लासिफिकेशन बोली है, तो ग्लूकोज के बारे में बोला वो एल्डोहेक्सोस है, वो रिड्यूसिंग शुगर भी है। तीसरी चीज वो मोनोसेक्राइड है। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन उठा के नाम छोटा छोटा लिख दो बस। फॉर्मूले, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, जब तक डेफिनेशन ना बोली हो तो मत लिखिए सीबीएसई के हिसाब से। मैं आगे कॉलेज का बात नहीं कर रही हूँ। उसके अंदर तो ये होता है आपकी कॉपी एकदम चेक होती है। मान लो कहीं पे इक्वेशन लिखनी है, मतलब आपको बोला नहीं है ऊपर की इक्वेशन लिखनी है, पर अगर उसमें इक्वेशन बनती है तो लिखनी पड़ेगी। नहीं करेंगे कॉलेज में तो मार्क्स कट जाएंगे। उसमें पूरा इक्वेशन पूछी गई हो चाहे नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इक्वेशन। लेकिन सीबीएसई में ये है कि आपसे मैंने पूछा इसका प्रोडक्ट क्या, आप प्रोडक्ट लिख दीजिए सिंपल, तो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। तो कॉलेज में कई बार क्या होता है कि जो बच्चे रटते हैं ना ज्यादा, ये मैं जो ज्यादा रटते हैं मतलब वो क्या करते हैं सारी चीजें सब लिख देते हैं। कई बार वो टॉप कर जाते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा ये होता है कि ज्यादा उनके नंबर 12th में अच्छे आए होते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो फिर वहां 70 80 70% में ही आते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं लिखते हैं। वो सोचते हैं अच्छा मिल जाएंगे हमें मार्क्स। तो वो चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की। तो एनसीईआरटी की सारी चीजें इसमें वो है। ग्लूकोज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं, खट्टे नहीं स्वीट। एप्पल खट्टा हो उसकी नहीं बात कर रहे, उसमें भी थोड़ा बहुत ग्लूकोज है। लेकिन जितने भी स्वीट फ्रूट होते हैं, हनी होता है या पके हुए ग्रेप्स होते हैं, कच्चे नहीं पके हुए, उनमें ग्लूकोज होता है। इसके अलावा ग्लूकोज जो है ये कह रहे हैं नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है। फ्री मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में। कंबाइंड स्टेट का मतलब हो गया सेक्राइड्स की, वो जो ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, जैसे सुक्रोज में भी ग्लूकोज होता है, पर वहां कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा आपका लैक्टोस में, उसमें भी ग्लूकोज होता है। माल्टोस में तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ऐसी स्टार्च में कंबाइंड फॉर्म में। तो ये फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंबाइंड में भी। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे। मान लो उसमें कहीं आ जाता है कि ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड एज फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म, तो मान लो ट्रू फॉल्स ही आ जाता है या कुछ और ऐसे आ जाता है, तो फिर उसमें आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन अभी हम कर ही चुके हैं। ये देखिए कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये कह रहे हैं आप सुक्रोज से बना सकते हैं, क्योंकि सुक्रोज की आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब इसको हीट करना है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, 2-4 ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे टूट जाएगा। या स्टार्च और सेलुलोज, इवन ग्लाइकोजन भी लिख सकते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन नहीं भी याद होती तो कोई बात नहीं, सिंपल है कि एन ग्लूकोज बनेगा। मान लो नीचे की कंडीशन नहीं याद होती, सिर्फ ऊपर लिख दीजिए हाइड्रोलिसिस उसमें, क्योंकि ये इस चैप्टर में ऐसा ही है कि आपने नई भी कंडीशन लिखनी तब भी चलेगा। तो ये पहले भी हमने बात की थी। अच्छा मैं दोबारा बता रही हूँ, जो स्टार्च होता है मतलब जो प्लांट होते हैं उनमें ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में। वो जो ग्लूकोज होता है प्लांट अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जैसे पोटैटो में स्टोर हो जाता है, ऐसे ही शकरकंद में भी यूज होता है जाता है आपकी बीट। तो वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो जो प्लांट है वो अपना ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में यूज करते हैं। और जो मान लो मैं हूं, अब हम लोग खाना खाते हैं, अब सारा खाना तो हम एनर्जी यूज नहीं कर लेते हैं। तो जब हम सारी एनर्जी यूज नहीं करते हैं तो बेटा हम किस फॉर्म में अपना खाना स्टोर कर लेते हैं? जब मान लो ग्लूकोज मुझे बना, मैंने खाना खाया, ग्लूकोज आया ब्लड में, कुछ ग्लूकोज यूज हो जाएगा,
तो वो फॉर्म में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। ये अगर आप रीड करेंगे ना जस्ट वैसे ही, क्योंकि वैसे कोर्स में नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए, हल्की सी रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर लगभग स्टार्च जैसा होता है, बस ब्रांचिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। उसको अगर टाइम लगेगा तो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे बाद में, अभी नहीं। अब बेटा ये देखो, मैंने स्टार्च का और सेलुलोज का दोनों का फॉर्मूला ऐसा ही होता है। यहाँ पे एन होता है, एन का मतलब काफी सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे ये 5 क्यों लिखा है यहाँ पे? भाई ये 5 इसलिए लिखा है, भाई उसमें से वाटर निकल जाता है ना जब दो बॉन्ड आपस में जुड़े हों। जैसे मान लो एक COOH है, ये जब OH के साथ जुड़ा होगा तो क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाता है। तो ये बन जाता है ऐसे, ये एस्टर लिंकेज बन जाती है इस तरह से कुछ। तो ऐसे इसमें भी होता है CHO ग्रुप, और उधर का भी, उसमें भी आपका CHO ग्रुप होता है और वहां पे OH होता है, उस हिसाब से वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये बॉन्ड जब डिस्कस करेंगे ना अगर मैं, तब मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी स्ट्रक्चर नहीं, अभी सिर्फ है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को करने से पहले मैं उसका स्ट्रक्चर डिड्यूस किया गया। अब हमें कैसे पता लगा ग्लूकोज में कितने OH हैं? तो ये अभी मैं पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताऊंगी, मैं उल्टा करूंगी, मैं पहले स्ट्रक्चर बता दूंगी। पहली बात, ग्लूकोज को एल्डोस हेक्सोस भी, ये एल्डोस हेक्सोस है एक। एल्डो मतलब इसमें एल्डिहाइड है, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। दूसरी, मैं पहले स्ट्रक्चर बता रही हूँ, मैं उल्टा बता रही हूँ, ठीक है। ग्लूकोज का एक नाम होता है डेक्सट्रोस। आप लैब में देखेंगे, एक लैब में हमारे पास पुरानी बोतल पड़ी हुई है ग्लूकोज की, उसके ऊपर लिखा है डेक्सट्रोस। तो जो नेचर में ग्लूकोज पाया जाता है, अब आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड। जो हम ग्लूकोज खाते हैं वो प्लस ग्लूकोज है, मतलब वो कौन सा रोटेशन है उसकी? डेक्स्ट्रो या लेवो? प्लस डेक्स्ट्रो। मतलब वो जो लाइट होती है ना, मतलब लाइट को जब अगर आप जो है प्लेन पोलराइज लाइट करें, वैसे लाइट ऐसी होती है, मतलब चारों डायरेक्शन में फ्लो करती है। उसको जो है वो अगर उसको एक डायरेक्शन में ले आया जाए, आपको ध्यान होगा मैंने शायद कोऑर्डिनेशन में कि कहा ये बताया था। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है बेटा, ये इसको, हाँ, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है बेटा, ये जो है ये उसको कहाँ रोटेट करता है? डेक्स्ट्रो। ये याद रखिएगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कौन सा रोटेट, इसीलिए इसका नाम डेक्स्ट्रोस बोला है। ये कौन सा रोटेटरी होता है? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो नेचर में पाया जाता है। ये कैपिटल डी जो आगे लिखा है ना, ये वो वाला डी नहीं है, वो वाला डी होता है स्मॉल डी। ये जो कैपिटल डी क्या है ये अभी बताती हूँ। ये कन्फिगरेशन डिनोट करता है, किसी एक कंपाउंड को मतलब स्टैंडर्ड मान लिया जाता है उसके स्ट्रक्चर से, फिर इसको कंपेयर किया जाता है। तो जो नेचर में पाया जाता है वो पाया जाता है डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं। स्मॉल डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये जो डी है ये अलग है, ये कन्फिगुरेशन डिनोट करता है। हमें इसे डिटेल में नहीं करना है, पर ये ध्यान रखिए, ये पता होना चाहिए ना। फिर भी नेचर में जो हम ग्लूकोज खाते हैं, आप कहें अच्छा ये प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता है? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। वो जो एस्पर्टेम होता है, एस्पर्टेम किसको बोलते हैं? वो जो शुगर फ्री का कंपाउंड होता है। एस्पर्टेम जो होता है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो एक एस्पर्टेम जो होता है जिसे हम शुगर की फॉर्म में यूज करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा प्लस वाला के माइनस वाला, लेकिन अगर उसका ऑपोजिट रोटेशन वाला यूज कर लें तो वो जहरीला होता है। आप खुद सोच सकते हैं प्लस और माइनस से इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो हम जो नेचर में हमारा जो ग्लूकोज है जो हम खाते हैं, वो कौन सा ग्लूकोज है? डी प्लस ग्लूकोज। और याद रखिए, ये इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि ये डी है, क्योंकि एक आएगा डी माइनस फ्रक्टोज। अब यहाँ देखिए, कोई बच्चा का ये माइनस लिखा हुआ है, यहाँ तो आपने डी लिखा है। तो ये माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो लेवो रोटेटरी होता है, और ये जो डी है ये मैंने कन्फिगुरेशन लिखी है, अभी बताऊंगी कैसे। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जाता है, एक अल्फा ग्लूकोज होता है और एक होता है बीटा ग्लूकोज। अब आप कहेंगे दोनों का स्ट्रक्चर तो आपने सेम बनाया है, दोनों में CHO बनाया है, दोनों में OH बनाया है। और याद रखिएगा OH, ये देखिए नीचे से देखिए, CH2 6 कार्बन है, OH इस साइड में है, इस साइड भी OH है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपने इस वाले OH को यहां लिख दिया तो ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा।
अब आप कहेंगे अच्छा आपने तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल ही सेम है, एक को आपने अल्फा बोला है, एक को आपने बीटा बोला है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो इसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, पाउडर वाले नहीं कह रही हूं, क्रिस्टल्स, अल्फा एंड बीटा। दोनों में फर्क यहाँ पे तो सेम होता है, फर्क होता है ये जो CHO ग्रुप होता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके पास दो फॉर्म होती है, ग्लूकोज की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया है, आगे प्रूफ करेंगे कि ग्लूकोज ओपन में एग्जिस्ट नहीं करता क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो साइक्लिक में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए मैंने दोनों को सेम बना दिया है, बस आपको ये शुरू में बताने के लिए कि ग्लूकोज की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं। जैसे जैसे आप आगे करेंगे ना आपको समझ में आएगा। बाकी सब नीचे देखिए सब सेम है, फर्क आएगा जब ये साइकिल बनेगी, ये इसके साथ जुड़ेगा, अभी आगे मैं बताऊंगी। तो बेटा ये आपने अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए जो डी की, पहले मैं डी की बात कर लूं, जो डी है, डी जो है एक कंपाउंड को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, उसके हिसाब से डी और एल डिसाइड होता है। और हमने कौन से कंपाउंड को रिलेटिव माना है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड का मतलब है CHO, CHOH और CH2OH, ये है ग्लिसरैल्डिहाइड। देखो इसको, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे का हिस्सा देखते हैं। तो ये इन्होंने ग्लिसरैल्डिहाइड वाला जो ये वाला आइसोटोप है, सॉरी आइसोमर है, इसको, इसमें आप देखिए OH किस साइड है, राइट या लेफ्ट साइड है? राइट साइड है। आपके हाथ को देखिए, और इधर देखिए, ये मैंने सॉरी गलत बना दिया, इस साइड होगा इधर, ठीक है, वो जल्दबाजी में बना दिया। इसको मैं ठीक कर दूंगी, मैं दोबारा भेज दूंगी वही सेंड करके, ठीक है, ठीक करके। तो एक साइड H है, ये इधर यहाँ OH होता है, तो ये ठीक कर लीजिएगा। तो हम कंपेयर करते हैं, ये देखिए कि OH जो है, नीचे वाला OH कौन सा, जो CH2OH के कार्बन के अगले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? अगर वो राइट साइड है तो D, अगर वो लेफ्ट साइड है तो L। अब जरूरी नहीं है D प्लस हो या जरूरी नहीं है D माइनस हो, ये तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्लस और माइनस पता लगा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, मैं ग्लूकोज दिखा रही हूं आपको, अब आप देखिए इसके नीचे का हिस्सा, अब आप बताइए ये D बनेगा या L बनेगा? लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है OH ग्रुप? राइट साइड में है, तो इसीलिए मैंने आगे लिखा है D, ठीक है। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू अ कंपाउंड, और वो कौन सा कंपाउंड है? ग्लिसरैल्डिहाइड, अगर कभी पेपर में पूछ लें। बाकी वो जो मैंने यहाँ पे जो बनाया ना ये वाला, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इधर H है इधर OH है, तो मैं ज्यादा होगा इसको मैं दोबारा सेंड कर दूंगी, अभी नहीं बाद में करूंगी, ठीक करके सेंड कर दूंगी, आप पुराना वाला अपना डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बारी आती है ग्लूकोज की, दोबारा से स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ये मैं उल्टा बता रही हूँ, ठीक है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहली चीज है कि इसमें 6 कार्बन एटम है, 6, और 6 के 6 कार्बन एटम कैसे जुड़े हुए हैं? स्ट्रेट लाइन में, ब्रांचिंग नहीं है। आप कहें ऐसे ब्रांचिंग नहीं है। अब आप खुद सोचें, इस स्ट्रक्चर को देखें, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, कार्बन के अगला कार्बन, उससे अगला कार्बन, उससे अगला कार्बन, फिर नेक्स्ट, या ये देखिए स्ट्रेट चेन है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यही हम डिड्यूस करेंगे। कैसे प्रूफ किया कि स्ट्रेट चेन है वही मेन है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि बाद में बोलेंगे अरे कैसे बता दिया मैडम ने। अब दूसरी चीज, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं? CHO को भी बोलते हैं, CO को भी बोलते हैं, मतलब एल्डिहाइड को भी बोलते हैं, और कीटोन को भी बोलते हैं, मतलब इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब अगला पॉइंट हम प्रूफ करेंगे कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कौन सा है? एल्डिहाइडिक है, ये कीटोन नहीं है, ये कौन सा है? एल्डिहाइड है। अब ये कैसे प्रूफ किया वो आगे आएंगे, वो रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि सॉरी एक मिनट, कितने OH ग्रुप हैं गिनती करिए, जल्दी करिए, अपने आप नहीं तो वीडियो कट जाएगी वो जूम मीटिंग। 5 OH। बेटा 4 कहां से? गिनती करो,
मैम एक, दो, तीन, चार और ये पांच। 5 है मैम। 5 OH ग्रुप है। तो हम ये प्रूफ करेंगे एक रिएक्शन के थ्रू। अब वो कौन सा रिएक्शन है वही आता है, उसके प्रोडक्ट आ जाते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 5 OH ग्रुप है। अब आप ध्यान से देखिए इन पांचों OH ग्रुप में कितने प्राइमरी हैं। प्राइमरी का मतलब ऐसे OH उस कार्बन से जुड़े हो जिसके पास 2 हाइड्रोजन। ये जो 5 OH ग्रुप हैं, आउट ऑफ 5 सिर्फ एक अल्कोहलिक ग्रुप ऐसा है जो प्राइमरी है। बाकी कोई बच्चा ये कहे बेटा ये देखिए इस कार्बन को देखिए, ऊपर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है नीचे, तो ये 2 डिग्री है, बाकी सारे 2 डिग्री है। 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। हम इन्हीं के विद रिस्पेक्ट रिएक्शन करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम नॉर्मली ना हम सिर्फ इतना लिखना सीखेंगे, मतलब ये तो आएगा, लेकिन आगे जब आप कॉलेज में जाएंगे ना तो पूरा ये भी पता लगाएंगे। ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनमें ये पता लगाया जाता है OH लेफ्ट साइड में है राइट साइड में, हर एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन पता की जाती है। तो हमारे कोर्स में अभी सिंपल सा है, तो कि भाई इसमें यही प्रूफ करने वाला है, ये सिंपल सा प्रूफ करना है कि 6 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, और 5 OH ग्रुप है, और 5 में से एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। और हम ग्लूकोज को इसलिए ऐसे लिख सकते हैं उन रिएक्शंस में। मैं ये नहीं कह रही हूं जो हम आगे साइक्लिक या अल्फा बीटा फॉर्म बनाएंगे उनमें तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जो हमने स्ट्रक्चर बनाने हैं, जो रिएक्शंस करने हैं ग्लूकोज के, सबको इतना समझ में आया, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो सकेगा तो मैं वो जो है उसके नोट्स भेज दूंगी ताकि आप अगली क्लास के लिए उसको एक बार पढ़ के आए, और आपको ये भी बता देंगे कि भाई कौन सा रिएक्शन याद करिए कौन सा मत याद करिए। मैम हाँ बोलो। अब मैम वो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो OH ग्रुप है सारे राइट साइड में है, लेकिन एक लेफ्ट साइड में। हाँ वो भी पता लगाया गया, वो आपके कोर्स में नहीं है। एक लेफ्ट साइड में अगर कोई बच्चा कहे ना कि मैं इसको इधर लिख दूं तो ये बेटा कंपाउंड ही अलग बन जाएगा, कोई और मोनोसेक्राइड बनेगा। तो मोनोसेक्राइड में OH की कॉन्फ़िगरेशन का बड़ा फर्क होता है, जैसे गैलेक्टोस में यही गड़बड़ होती है। तो हमें सिर्फ इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, किसकी, ग्लूकोज की। और ये इसका कैसे structure निकाली, याद- स्ट्रक्चर हाँ याद रखना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा है। OH आप Yes, बनाइए, CHO बनाइए, बाकी 1 2 3 4 4 कार्बन के बनाने के बाद नीचे बना दीजिए CHOH, इधर OH इधर OH और इधर एक OH, बस। 3 राइट साइड में आएगा, 1 लेफ्ट हाँ साइड में आएगा। तभी मैंने आपको बोला है कि आप साथ साथ में लिखिए। अब आपके पास कल संडे है तो आप ये जो स्ट्रक्चर है इसको 2-3 बार लिख के देखें, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। अगर आप ये कहोगे मतलब 2-3 बार पहले तो देख देख के लिख लो, बाद में आप 10 बार लिख के देख लो ना, और क्या है याद करने वाला, और तो कुछ अभी तक नहीं बताया। वो जो प्रैक्टिस करने वाला बताया अभी तक कोई स्ट्रक्चर और नो मैम, नहीं बताया, वो तो सिर्फ आप मुंह ज़बानी याद कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर को 2 बार देखकर लिख लीजिए, 3 बार 4 बार ऐसे आप 2-4 बार लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। मान लो कभी आप फ्री बैठे हो तो वैसे ही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख के देख लो, चलो लिख लिया आपने, तो वो आपको क्या रहेगा, वो आपको मेमोरी में याद रहेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पेपर में यही कंफ्यूज होते रहोगे, ये OH उधर है क्या है, और अगर आपने इधर का उधर कर दिया तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉलेज में होता है ना, इसीलिए ये चीजें ध्यान दी जाती हैं वहां पे। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आप जैसा पेपर CBSE में अटेम्प्ट करते हैं आप शॉर्ट लिखने की कोशिश करते हैं वहां पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं उसके अंदर। तो इसीलिए मैं बार बार ये मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे फिर बाद में कॉलेज में जाके अच्छा ये तो सिंपल सा लिख देंगे, हमारी मैडम ने तो ऐसे बताया था। तो वहां पे अलग चीज होती है, वहां पे आपको उन लोगों को फॉलो करना है, ठीक है ना, वो आप लोगों के टीचर हैं तो उनको फॉलो करना है, वो क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं, हम तो CBSE के हिसाब से हम मार्क्स, तभी तो इतने मार्क्स आ जाते हैं CBSE में। अगर एक एक चीज ध्यान से देखने की कोशिश करें ना तो वो फिर नहीं आएंगे। ठीक है, सर्च करनी है। ये अल्फा और बीटा का मैंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। दोबारा सुन लीजिएगा कि कोई बच्चा अगर अल्फा और बीटा ग्लूकोज ऐसे बना देगा तो ये वो गलत है। मैंने तो ये बनाया ओपन स्ट्रक्चर दो